हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में, बिल्कुल क्विक वाला रिवीजन जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम्स का टाइम है। अब देखना है कि एक एक चैप्टर में बस क्या है, ऊपर से कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उनके बारे में। तो मैं उस पर वीडियो लेके आई हूँ, तो आई होप आपको पसंद आएगी। जैसे मैंने पहले अभी फ़िज़िक्स का बनाया था, वैसे ही अब मैंने केमिस्ट्री का बनाया है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको इन्जॉय करोगे इसमें और अच्छा भी लगेगा आपको। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब रिवीजन की ही सीरीज़ डालने वाली हूँ मैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि कौन से चैप्टर में पहले रिवाइज़ करवा दूँगा आपको, या फिर कौन से चैप्टर आपको फुल डिटेल में चाहिए। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज का सेशन शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको क्विक रिवीजन वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा रही हूँ। बाकी डिटेल्ड मैंने इस पे ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, डिटेल्ड वाले के ऊपर। तो आप डिटेल वाला देखना चाहो तो डिटेल वाला देख सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, फैराडे लॉ। ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे। एक तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, फैराडेज के लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, दो लॉ हैं उनके, बहुत ही ज़्यादा ईजी लॉ हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी तो आपको यूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देन दूसरे वाले में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या पढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। नर्स्ट इक्वेशन कैसे आई और नॉर्मेलिटी और ये सब वगैरह चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, मोलैरिटी हो गया, और ये अपना जो प्रोडक्ट आता है वो सब, इस सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। उसमें आता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे हमने रेजिस्टेंस के ऊपर पढ़ा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ से हमने ड्राइव किया था, दैट इज़ R इक्वल्स टू रो अपॉन ए, ये हमने पढ़ा था सोल्यूशन। ठीक है, सॉरी, ये हमने फार्मूला सीखा था। उसके बाद देखो जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी का फॉर्मूला कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी जी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल, एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, 1 अपॉन रो। ठीक है, आर देखो, रो हम किस लिए बोलते थे, रजिस्टिविटी के लिए। रो हम किससे डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी के लिए। और ये जो हमारा कप्पा आया है, कप्पा कैसे आया है, कप्पा आया है हमारा कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, कप्पा कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये एक्स हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो देखो कप्पा का फॉर्मूला क्या होगा, जी इंटू एक्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे आपको मतलब न्यूमेरिकल्स जो है वो करने में बहुत ज़्यादा इजी आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका दूसरा वे भी बता दूँ तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, और यहाँ पे क्विक रिवीजन आप चाहते हो। ठीक है, अगर डिटेल्ड में कप्पा के बारे में जानना है, क्या होता है कंडक्टिविटी वगैरह, तो मैंने उसके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाया हुआ है चैप्टर, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, नाउ के इज इक्वल्स टू कप्पा एंड कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू एक्स, जो क्या है हमारा कंडक्टिविटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नाउ ये हमने किसकी बात कर ली, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में। नाउ हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इक्विवेलेंट, ये लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के वी इंटू वी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने बुकिश लैंग्वेज पढ़ी थी। आप डायरेक्टली समझे तो क्या होता है, के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन एन। ठीक है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, इजी लैंग्वेज है, हम समझे तो इक्विवेलेंट जो निकालते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या होती है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर हमसे नॉर्मेलिटी पूछा जाए तो हम नीचे एम लगा देंगे। ठीक है, अगर हमसे लैम्डा एम पूछा जाए तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये वाला फार्मूला जब हमसे नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा जाए। ठीक है, ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको याद करने की ज़रूरत है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिजॉल्व इन
ठीक है। तो जैसे कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल दी आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम, ठीक है, सारी कंडक्टेंस, ठीक है, ये आयंस की जो किससे प्रोड्यूस्ड हुई है, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये दो की बात कर रहे हैं, एक कैटायन एक एनायन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो कंडक्टेंस वगैरह उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट से। इसका फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी की बात हो रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात हो रही है, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर मोलैरिटी की बात कर रहे होते तो हम क्या यूज़ करते, यहाँ पे यूज़ करते एन इंसिस्ट ऑफ एम, ठीक है। तो आई होप ये इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर डिटेल्ड में चाहिए तो वीडियो पहले से बना हुआ है, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर लेके बताना कि हाँ मुझे समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नाउ हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी। ये मैंने बता दिया आपको, इसका फॉर्मूला लैम्डा एम इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा एम इक्वल्स टू केसी, मतलब कि कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन एम, जैसा मैंने बताया था। कंडक्टिव मोलैरिटी पूछी जाएगी तो आप यही लिखोगे, मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाएगी तो आप यही लिखोगे, ठीक है। तो आई होप इसका फॉर्मूला भी जो इंपॉर्टेंट है ना, वैसे तो नॉर्मेलिटी हो गया, ये सारी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है, तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या हो गया, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पढ़ लिया, मोलर कंडक्टिविटी भी पढ़ लिया। नाउ अभी एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ये मतलब इतना आसान लॉ है ना, बहुत ज़्यादा आसान लॉ है। जैसे हमने एक चीज़ सीखी थी वहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड के लिए एक चीज़ सीखी थी, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड होता है वो ऐसे क्रॉस करके निकल जाता है, ठीक है। ये वाला हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड हो गया, सॉरी इससे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड हो गया तो ऐसे क्रॉस करके निकल जाता है वाई एक्सिस को, ठीक है। और उसका हम क्या निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एट दी जीरो लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इसमें अगर मान लो, ठीक है, अगर हमारा ग्राफ ऐसा है और उन्होंने बोला कि वीक इलेक्ट्रोड के बारे में हमें उसका जो एट ज़ीरो उस पर कॉन्सेंट्रेशन पे वैल्यू बताओ, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ में अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, ये वाई एक्सिस को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। बस इसी को क्रॉस कराने के लिए और इसकी ज़ीरो कंसंट्रेशन पे हमें वैल्यू बताने के लिए हमने ये क्या लॉ पढ़ा सीखा, ये लॉ हमारा निकल के आया, ठीक है। अभी यही पता चल गया होगा क्यों लॉ निकल के आया, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि हमारा वीक इलेक्ट्रोड में आ जाता है, एक लेते हैं हम HCl, देखो HCl की बात करें, HC ये वाला एसिड लिया हमने, ठीक है। अब मान लो इसके, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि अब हम इसके क्या बताओ, लैम्डा, देखो यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट करते हैं और ये यहाँ पे नॉट लगाते हैं। नॉट हमें बताता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो मान लो हमें इसका बताना है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, हमें इसका बताना है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, जो इसको अलग अलग कर देंगे, CH3COO, ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट H माइनस, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे निकल के आया कि हमने कैटायन और एनायन को अलग अलग लिखा, ठीक है। अब अगर वो हमसे इसकी वैल्यू पूछते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है ज़ीरो लेवल पे पूछते हैं वीक इलेक्ट्रोड्स के लिए, तो हम ये क्या, इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू रख के बस इनको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब हम फैराडे के लॉ पढ़ने जा रहे हैं। फैराडे का जो पहला लॉ है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि W इक्वल्स टू Z इंटू IT, ठीक है। इन्होंने इसमें ये बताया कि जितना इलेक्ट्रोड का वेट होगा, जितने हम सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड का वेट होगा, वो कितने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड, ठीक है। जितने अमाउंट का करंट और वो जो पास हो रहा होगा वो उसमें क्या होगा, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, मतलब कि ये दो इलेक्ट्रोड की बात करें, जैसे एक कैटायन होता है एक एनायन होता है,
पॉजिटिव निगेटिव ऐसे बात कर रहे हैं हमारा, ठीक है। तो ये जैसे इसमें कितना भी डिपॉजिट और किसी उसका भी जो मास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो पास हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। जितना हमारा वेट, जितना हमारा सब्सटेंस का मास होगा उतना ही हमारा क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ, मतलब कि जितना हमारा सब्सटेंस का मास होगा उतना ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास अप होगी। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये इसका साइन हटाते तो हमें पता है एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है जैसे हमने उसमें ओम्स लॉ में पढ़ा था, जब हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस का पावर निकाला था, तो हमने आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा करके लिखा था, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आया, ठीक है, ठीक है। तो अब वैसे ही अगर हम ये हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा जेड। जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इसको डिटेल्ड में समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हो मेरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ वही आ गई, बट देखो ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब आप फैराडे लॉ लिखोगे और इसकी वैल्यू ये होती है, वो आप उसमें ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिकल वे में, बट जो फार्मूलाज में, जो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इस वे में पूछा जाता है, I इंटू टी अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। ये फार्मूला आपके लिए बेस्ट है न्यूमेरिकल्स के लिए। आप जितने स्टार्स लगाना चाहो लगा सकते हो। ये न्यूमेरिकल आप मतलब ये जो फार्मूला है वो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल से ना आपके जो इस फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल्स है ना वो इतने ईजी हो जाएंगे, इतने वे में आपको अच्छे से ईजिली सॉल्व कर पाओगे उससे कम टाइम में, ठीक है। ये फार्मूला आपके किसके लिए, फैराडे के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए है, और ये फार्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। क्या था कि जितना हमारा मास होगा किसी सब्सटेंस का उतने वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड, ठीक है। वो चीज़ थी, वो हमने फर्स्ट लॉ में सीख ली। नाउ सेकेंड लॉ में हमसे क्या पूछ रहा है कि जैसे सेकेंड लॉ में हमसे क्या पूछा कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये और ये हमारा हो गया M1 और M2, ठीक है। तो इसमें पूछा जितना M2 का वेट होगा उतना ही इक्विवेलेंट किसका होगा, M1। मतलब कि देख लो यहाँ पे वेट डिपॉजिट ऑफ M1, देखो when same quantity of electricity is passed through solution of different electrodes connected in series, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेम देखो इलेक्ट्रिसिटी को तो हम पास कराएंगे, बट कैसे पास कराएंगे, सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, बट क्या कराएंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड इन सीरीज। जो हमारे जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज़ में, और सीरीज़ पैरेलल आप जानते हो, ठीक है। सीरीज़ में हमारे इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होंगे एक सोल्यूशन में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होंगे कैटायन एनायन वो क्या होंगे, एक सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। द वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। जो चीज़ हमारी जो इलेक्ट्रोड्स पे आके डिपॉजिट होगी वो किसकी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये हमारा सेकेंड लॉ है, फैराडे का सेकेंड लॉ है। आप चाहें तो यहाँ पे रीड कर सकते हो, व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड इन सीरीज, द वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। तो पहले जैसा क्या वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या हमने पढ़ा कि जो हमारा मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज इलेक्ट्रोड, जो हमारा इलेक्ट्रोड्स पे वेट प्रोड्यूस्ड होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये देख लो, ये आपके लिए मैथमेटिकल वे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं नर्स्ड इक्वेशन की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ड इक्वेशन, क्योंकि यही तो एक टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं और सॉल्यूशन कैलकुलेशन होती है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास एक सेल हो गई, मतलब कि हम ये देखो A प्लस B, ये हमारे एक्चुअल में क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, बट ये इनकी क्या है, एस्टिमेट्रिक वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि H की पावर होगी 2, ठीक है। जैसे कि और यहाँ पे मान लो लिख दिया हमने CO2, तो ये क्या है, ये एस्टिमेटिक रेशियोज़ हैं, वैसे ही ये भी रेशियोज़ हैं इसके, ठीक है।
ठीक है, ये रिएक्टेंट के रेशियोज़ हैं, स्टोमेटिक वैल्यूज़ है ये प्रोडक्ट की। अब हम करते क्या है, पहले तो हमने कोई भी सोल्यूशन हमें गिवन होगा, हम उसकी सबसे पहले ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करने का वे बता रही हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद जैसे कोई भी सोल्यूशन गिवन होगा, इसके बाद हम इक्वेशन करेंगे, उसके बाद हम पहले ये ऐसे सोल्यूशन बना लेंगे, सॉरी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद जब हमारा टेम्परेचर उसमें बता रहा होगा कि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, मतलब 290 डिग्री केल्विन पे है, ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, इस पे गिवन है तो हम क्या करेंगे, क्या हम नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल दैट इज 0.059 अपॉन एन। ठीक है, एन मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, लॉग। ठीक है, फिर ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, फिर उसकी स्टोमेटिक वैल्यू। ठीक है, ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको, अब आप सोच रहे होगे कि इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी, जिसको हम बोलते हैं मतलब कि ई नॉट सेल। ठीक है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, कैटायन माइनस एनायन। जो हमारी रिएक्शन होगी इसमें तो हमें पता ही चल रहा होगा कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस्ड हो रही है, बस उसके बेसिस पे हम उसकी जगह पे वैल्यूज़ हमें गिवन होंगे वो हम पुट कर देंगे, कैटायन माइनस एनायन। ठीक है, ये हमें पता चल गई नर्स्ट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होती है। नाउ गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं EMF, उसकी जो वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है डेल्टा जी। गिव्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मतलब वही कैटायन एनायन को माइनस करना। ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू, ये फार्मूला हमारा है। इस फार्मूले से हमारे जो गिव्स फ्री एनर्जी है हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके मैंने सोल्यूशंस भी बनाए हैं, सोल्यूशंस के ऊपर भी वीडियो बनाई है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन वाली वीडियो भी जाके देख सकता है। नाउ ये देखो हमारा क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये देखो ये चीज़ हमें गिवन है Z इंटू जेड। ठीक है, ये हमें ये क्या गिवन है, ये हमारी गिवन है। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, इक्वेशन बनाना। नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हमें एक अच्छी खासी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक अच्छी खासी इक्वेशन बना ली, जिसमें जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, जो रिड्यूस्ड हो रही है उसको रिड्यूस्ड कर दिया। आई होप इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको एक सिंपल इक्वेशन में लिखा, क्योंकि इक्वेशन में जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। इक्वेशन आपकी यहाँ पे गलत है तो आगे का पूरा सोल्यूशन ऐसे काट दिया जाएगा, इसलिए इक्वेशन को बड़ी ध्यान से बनाना है, क्योंकि इक्वेशन सही है तो आप बिल्कुल आगे ईजी वे में कर सकते हो। इक्वेशन बनाने के बाद देखो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, जो उसकी जो स्टोमेटिक रेशियोज थे वो भी हमने लिख दिए, जो इसकी वैल्यू थी। ठीक है, वो भी हमने लिख दी। नाउ अभी ये कैसे, ई नॉट सेल कैसे आया, ये देखो इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ आपको उसमें गिवन होगी, क्वेश्चन में ही इसकी वैल्यूज़ आपको गिवन होगी। जैसे Zn की गिवन है, देख लो आप, Zn की गिवन है। ठीक है, तो Zn की गिवन है, हमने इसको इससे माइनस कर दिया। ठीक है, और ये पूरा हमने ऐसे लगाया। log 10 कितना होता है, log 10 इक्वल्स टू 1 होता है, इंटू 1 करो, कुछ भी करो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद ये निकल के आया, इधर सॉल्व किया, ये निकल के आया। तो ई सेल की हमारी जो नर्स्ट इक्वेशन की जो आंसर जो हमसे पूछ रहे थे वो कितना आया, 0.7305 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट नर्स्ट इक्वेशन वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। ठीक है, जैसे उसकी मेटल में और उसकी आयन में कितना डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये उसकी मेटल फॉर्म है, उसका आयन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, ई नॉट दैट इज एम एंड एम। ठीक है, नाउ टेंडेंसी टू गेन इज टू बाय, इसको क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इसको हम शी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी इसको नहीं, इसको तो हाइड्रोजन वाले में डिनोट करता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। टेंडेंसी मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें कितना वो इलेक्ट्रोड जो है हमारा, कितने आयंस जो है गेन कर सकता है, कितने लॉस कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। टेंडेंसी मतलब उसकी जो विल पावर, इच्छा, मतलब कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है गेन करने की और लॉस करने की, ठीक है। जितना बड़ा हमारा ई नॉट होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप इसका एग्जांपल देख सकते हो एम का, ठीक है। तो आई होप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको इजीली क्लियर हो गया। और नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमएफ ऑफ सेल। अभी हमने बात की थी इस चीज़ की कि हम इस चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया था कैथोड से एनोड को माइनस कर देंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें क्या मिल जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये कैसा रहता है, ईएमएफ हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड हम किन किन चीज़ों से हमें क्या प्रोडक्टोलिटिस हमारा डिपेंड होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्पीसीज, नेचर ऑफ मटेरियल, बिगिन इलेक्ट्रोस्ट एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इनर्ट और रिएक्टिव, ठीक है। तो ये चीज़ों पे हमारा इलेक्ट्रोड जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी कॉमन कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो सारी मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किए हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। कैसा लगा तो मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में बताना कि ये सेशन में अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।